नमस्कार। गांव का ढाबा की इस बेहद खूबसूरत और भावुक कहानी के विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का ये विश्लेषण कोई आम चर्चा नहीं होने वाली है, बल्कि ये परिवार, व्यापार और पीढ़ियों से चली आ रही विरासत को आगे बढ़ाने की एक बहुत ही शानदार दास्तान है। हम अक्सर देखते हैं ना कि कैसे पुराने व्यापार समय के साथ संघर्ष करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब किसी बिजनेस के साथ परिवार के गहरे जज्बात जुड़ जाएं, तब क्या होता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस कहानी के हर एक पहलू में गहराई से उतरते हैं। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। परंपरा और बदलाव के बीच जब आमना सामना होता है तो जीत आखिर किसकी होती है? क्या इंसान को अपनी जड़ों से हमेशा बंधे रहना चाहिए या फिर बदलते वक्त के साथ खुद को थोड़ा ढाल लेना चाहिए? पुरानी परंपरा बनाम नया बदलाव, ये एक ऐसा जबरदस्त संघर्ष है जो कहानी के मुख्य किरदार रामधनी और उनके बेटे मोहन के बीच एक वैचारिक युद्ध बन जाता है। और यहीं से नींव पड़ती है हमारी कहानी के पहले हिस्से की, एक पुरानी और ढलती हुई विरासत। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे ढाबे से जहां कभी पैर रखने की जगह नहीं होती थी, खूब रौनक हुआ करती थी। लेकिन आज ये सड़क के किनारे बस एक बंद पड़ी याद की तरह रह गया है। इसका वजूद मानो खत्म हो रहा है। रामधनी जब खाली बेंचों से धूल साफ करते हैं तो खुद से एक बहुत ही दिल चीर देने वाली बात कहते हैं। धूल भी अब मेहमान बन गई है, रोज आती है ढाबे में। सोचिए, ये सिर्फ खालीपन नहीं है, ये उस अकेलेपन और डर को दिखाता है जिससे रामधनी अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं। जब ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आता ना, तो बस वो धूल ही उनकी इकलौती साथी बन जाती है। इसी मायूसी के बीच कहानी में अचानक से एक नई उम्मीद की किरण आती है। रामधनी का बेटा मोहन पूरे 10 साल बाद शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटता है। जैसे हर माँ करती है, उसकी माँ सावित्री भी उसे देखकर तुरंत कहती है कि अरे तू कितना दुबला हो गया है। और मोहन बड़ी ही मासूमियत से डाइटिंग का बहाना बना देता है। सच कहूं तो ये कहानी का वो प्यारा सा हल्का फुल्का पारिवारिक पल है जो हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। लेकिन ये आने वाले एक बहुत बड़े पारिवारिक तूफान से ठीक पहले की शांति है। और वो तूफान है दो पीढ़ियों का टकराव, नई सोच और पुरानी जिद का आमना सामना। जल्द ही घर की वो शांति एक बड़ी बहस में बदल जाती है। देखिए, रामधनी और मोहन दोनों ही ढाबे से जान छिड़कते हैं, लेकिन उसे चलाने का जो उनका नजरिया है ना, वो जमीन आसमान का फर्क रखता है। यहीं असली वैचारिक मतभेद खुलकर सामने आता है। एक तरफ रामधनी है जिनका पक्का मानना है कि सादा खाना और बरसों का पुराना भरोसा ही बिजनेस की चाबी है। वो मानते हैं कि भरोसे को किसी नए स्वाद की कोई जरूरत नहीं होती। और दूसरी तरफ है मोहन का एकदम आधुनिक नजरिया। वो आज की दुनिया को समझता है कि लोग अब सिर्फ पेट भरने नहीं आते, बल्कि वो एक नया स्वाद और एक बेहतरीन अनुभव या एक्सपीरियंस लेने आते हैं। लेकिन रामधनी अपनी जिद पर बिल्कुल अड़े रहते हैं। उनका एकदम साफ कहना है कि हम अनुभव नहीं बेचते हैं, खाना बेचते हैं। ध्यान दीजिए, ये कोई आम व्यापारिक रणनीति नहीं है। ये एक फाउंडर का, एक संस्थापक का वो अहंकार है जिससे अंदर से ये डर सता रहा है कि अगर उसने अपने काम करने का तरीका बदल दिया तो उसकी जिंदगी भर की मेहनत और उसकी पहचान ही मिट्टी में मिल जाएगी। उन्हें लगता है कि बदलाव का मतलब है अपनी ही जड़ों को काट देना। पर यहां मोहन का जो जवाब है ना, वो सच में कमाल का है। वो बहुत ही समझदारी से कहता है, पुराना तो नींव होता है बाबूजी, उसी नींव पर नई इमारत बनती है। क्या गहरी बात कही है। मतलब हर नई पीढ़ी का काम पुरानी पीढ़ी की मेहनत को बर्बाद करना नहीं होता, बल्कि उसी मजबूत नींव के ऊपर भविष्य की एक शानदार इमारत खड़ी करना होता है। मोहन दरअसल अपने पिता की विरासत को बचाना चाहता है, उसे मिटाना नहीं। लेकिन अफसोस, बात इतनी आसानी से सुलझती नहीं है और ये बहस एक टूटते हुए रिश्ते की शक्ल ले लेती है। दुर्भाग्य से व्यापार की ये तनातनी बहुत जल्दी एक व्यक्तिगत और कड़वे टकराव में बदल जाती है। जब दो पीढ़ियां एक दूसरे को समझने में नाकाम रहती है ना, तो बिजनेस का नुकसान तो बाद में होता है। पहले रिश्तों की दीवारें टूटने लगती हैं। गुस्से और अपने अहंकार में आकर रामधनी एक बहुत ही कठोर बात कह देते हैं, जिंदा वही रहता है जो झुकता नहीं है। उनका ये अत्यधिक अभिमान और चीजों पर अपना कंट्रोल खोने का डर इतना भारी पड़ता है कि उनका अपना बेटा वापस शहर जाने वाली बस में बैठने पर मजबूर हो जाता है। मोहन हार मान लेता है और दुखी मन से वापस शहर जाने का फैसला कर लेता है। यहां पर लेखक ने जिस रूपक का इस्तेमाल किया है वो सीधा दिल पर जाकर लगता है। जरा विजुअलाइज कीजिए, जैसे ढाबे के चूल्हे की आग धीरे धीरे बुझ गई थी, बिल्कुल वैसे ही उस बाप और बेटे का वो गहरा गर्मजोशी वाला रिश्ता भी ठंडा पड़ गया। मोहन बस में बैठकर चला जाता है और पीछे क्या छूट जाता है? एक खामोश, ठंडा चूल्हा और एक ऐसा पिता जो अपनी झूठी शान और जिद के आगे अपने ही परिवार को हारते हुए देख रहा है।
और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में आता है एक बहुत गहरा बदलाव। होता क्या है कि रात के अंधेरे में रामधनी ढाबे पर बिल्कुल अकेले बैठे होते हैं। तभी वहां हरखू काका आते हैं और वो उन्हें समझाते हुए एक ऐसी बात कहते हैं जो किसी को भी झकझोर दे। वो कहते हैं, जिद अगर प्यार से बड़ी हो जाए तो प्यार हार जाता है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक ऐसा जीवन मंत्र है जो सच में किसी भी इंसान की सोच को जड़ से बदल सकता है। उन्होंने रामधनी को ये एहसास दिलाया कि अपनी जिद और इस अहंकार के चक्कर में वो उस अनमोल रिश्ते को खो रहे हैं जो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। हरखू काका की इस सीख ने एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया कि असली पहचान वो नहीं होती जो सिर्फ आपकी जिद में दिखे, बल्कि वो होती है जो समय के साथ टिकी रहे, बची रहे। उन्होंने रामधनी को बहुत प्यार से समझाया कि देखो, एक ढाबे का बंद हो जाना उतनी बड़ी त्रासदी नहीं है, लेकिन एक घर का, एक परिवार का टूट जाना सच में बहुत बड़ी बात है। और बस इस एक बात ने रामधनी के उस पत्थर जैसे अहंकार को चकनाचूर कर दिया। उनका ध्यान उस झूठे अभिमान से हटकर अपनी असली विरासत पर आ गया, यानी अपने बेटे पर। और यहीं से होती है ढाबे की एक नई शुरुआत, रिश्तों की एक बिल्कुल नई सुबह। इसके बाद जो होता है वो एक बेहद भावुक कर देने वाला दृश्य है। रामधनी अपनी गलती सुधारने के लिए सुबह सुबह सीधे बस स्टेशन पहुंच जाते हैं और मोहन को वापस ले आते हैं। फिर क्या था, दोनों मिलकर एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ काम शुरू करते हैं। इस नई शुरुआत के कदम बहुत ही सधे हुए थे। सबसे पहले ढाबे की अच्छे से साफ सफाई की गई, फिर एक नया मेनू तैयार किया गया जिसमें उन पुराने सादे व्यंजनों के साथ साथ नया स्वाद भी शामिल था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी, एक नई सोच। पिता और पुत्र दोनों ने थोड़ा थोड़ा समझौता किया, पुराने भरोसे को नए स्वाद के साथ पिरोया और देखते ही देखते ढाबे को फिर से गुलजार कर दिया। यहाँ पर एक बात जो सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि मोहन का आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन का तरीका कितना ज्यादा सम्मानजनक था। वो अपने पिता से कहता है, मिट्टी नहीं हटाएंगे बाबूजी, जमाव हटाएंगे। मोहन ने यह सुनिश्चित किया कि ढाबे की जो असल आत्मा है, उसकी जो जड़ें हैं, उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। वो केवल उस ठहराव, उस जमे हुए धूल को हटाना चाहता था जिसने इस व्यापार को सालों से रोक रखा था। किसी भी बिजनेस को सफलतापूर्वक बदलने का इससे शानदार उदाहरण शायद ही कोई हो सकता है। अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम और आखिरी पड़ाव पर, असली विरासत और जिम्मेदारी। देखिए, अब ढाबा फिर से चल पड़ा है, ग्राहकों की भीड़ वापस आने लगी है, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया है। लेकिन तभी दिन के अंत में रामधनी अचानक से एक सेल एग्रीमेंट यानी बिक्री का समझौता निकालकर मोहन के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ये ढाबा बेच दिया है। अब ये एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल पैदा करता है। जरा सोचिए, जिस ढाबे को बचाने के लिए अभी इतनी मेहनत की गई, उसे रामधनी ने अचानक क्यों बेच दिया? आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो इसका जवाब इस बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाले वाक्य में छिपा है। रामधनी अपने बेटे से कहते हैं, मैं चाहता था ये तेरी जीत पे बिके, हार पर नहीं। सच है ना, एक पिता कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा एक मरते हुए नाकाम व्यापार को मजबूरी में संभाले। रामधनी ने पहले मोहन की मेहनत से उस ढाबे को वापस सफल होने दिया, ताकि जब वो इसे सौंपें तो ये कामयाब बिजनेस हो, न कि गले में पड़ा कोई बोझ। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब मोहन उस बिक्री समझौते को ध्यान से पढ़ता है। पता है उसमें खरीदार का नाम क्या था? मोहन रामधनी। जी हाँ, रामधनी ने ढाबा किसी अजनबी को नहीं बेचा था, बल्कि खुद मोहन को बेचा था। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि मोहन को ये ढाबा सिर्फ खैरात या कोई मुफ्त की विरासत ना लगे। वो इसे सच में अपना समझे, इसका असली मालिक बने और इसे अपने खुद के सपनों की तरह आगे बढ़ाए। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे प्रभावशाली, सबसे पावरफुल निष्कर्ष है। कुछ पिता विरासत नहीं छोड़ते, बल्कि जिम्मेदारी सौंपते हैं। रामधनी ने अपने बेटे के सपनों को आसमान की उड़ान देने के लिए अपने खुद के सपनों को वहीं रोक दिया। ये कहानी सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे दो अलग अलग पीढ़ियां एक दूसरे का सम्मान करते हुए पुराने तजुर्बे और नई सोच को मिलाकर एक ऐसी नींव तैयार कर सकती हैं जो कभी नहीं ढहती। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस कहानी ने मिट्टी और जमाव के फर्क का वो खूबसूरत संदेश आप तक जरूर पहुंचाया होगा। कभी सोचिएगा इस बारे में